हेलो एवरीवन, दिस इज सेकंड लेक्चर ऑन कैलोरीमेट्री और आज हम कैलोरीमेट्री में डिस्कस करेंगे चेंज इन फेज कि जब भी कोई भी सब्सटेंस फेज चेंज करता है। आपको पता है कि किसी भी सब्सटेंस के हम तीन फेजेस की बात करते हैं, सॉलिड फेज, लिक्विड एंड गैसेस फेज की हम बात करते हैं। तो कभी भी कोई भी सब्सटेंस जब फेज चेंज करता है तो उस समय क्या होता है, किस तरीके से वो हीट एब्जॉर्ब करता है या किस तरीके से वो हीट लूज करता है। तो चलिए पहले इसको हम समझते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ध्यान रखिए, हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की थी, वो था कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, और उसके साथ हमने एक और चीज डिस्कस की थी, दैट वाज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, जिसपे सारी चीजें डिपेंडेंट है कि जब भी दो बॉडीज कांटेक्ट में आती है तो एक बॉडी जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है वो हीट लूज करती है और जिसका टेम्परेचर कम होता है वो हीट गेन करती है। और हायर टेम्परेचर वाली बॉडी जितना हीट लूज करती है, लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी उतनी ही हीट गेन करती है, अगर हम ये एज्यूम कर लें कि सराउंडिंग्स में कोई भी हीट लॉस नहीं हुई है। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं चेंज इन फेज के। तो आपको पता है यहां पे किसी भी सब्सटेंसेस के तीन फेजेस होते हैं। आपको पता है तीन फेजेस कौन कौन से होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। एक होता है सॉलिड, देन सॉलिड से हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, लिक्विड में, और तीसरा जो फेज होता है, तीसरा फेज होता है गैसियस फेज। तो तीन फेजेस के बारे में हम जनरली पढ़ते हैं। अब आपको पता है कि किसी भी सब्सटेंस को अगर आप सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहोगे, सॉलिड से अगर आप लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहोगे तो ध्यान रखिए कुछ टर्म्स हम यहां पे पढ़ेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है कि जैसे जैसे हम सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं जैसे आइस है, तो किसी भी सब्सटेंस का हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं तो वो धीरे धीरे पहले उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ध्यान रखिए एक टर्म आती है यहां पे जिसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। अब ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट वही टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन क्या कहलाता है? मेल्टिंग कहलाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। ध्यान रखिए इसको हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। तो व्हाट इज मेल्टिंग? मेल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड इनटू लिक्विड फेज एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट कौन सा टेम्परेचर हुआ? जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट हुआ। अब अगर इसका रिवर्स करें हम, क्योंकि हमने हीट किया और सॉलिड क्या हो गया? लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब अगर हम इसका रिवर्स करें, इसका उल्टा करें, या नहीं कि लिक्विड को कूल करते जाएं और एक टेम्परेचर ऐसे आएगा जिस टेम्परेचर पे लिक्विड जो है वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा, तो लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना, इसको हम कहते हैं फ्रीजिंग। आपने टर्म सुना होगा फ्रीजिंग, जिसको आप फ्यूजन भी कहते हो। तो ध्यान रखिए मेल्टिंग और फ्यूजन, फ्यूजन क्या हुआ? लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना, इसको हम फ्रीजिंग भी कहते हैं। और जिस टेम्परेचर पे प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगर आपको पूछा जाए कि फ्रीजिंग क्या होता है, तो फ्रीजिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू सॉलिड स्टेट एट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। अब आपको मैंने आइस का, वाटर का एक एग्जांपल बताया कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम वाटर ले लें तो आपको पता है जो आइस होती है, आइस का टेम्परेचर अगर नेगेटिव होता है और उसको अगर आप हीट करते जाओ तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। उसी तरीके से अगर हम उल्टा करें कि अगर हम आइस को कूल करें, लिक्विड को कूल करें, आइस को नहीं, अगर हम लिक्विड को कूल करना शुरू करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आके जो लिक्विड होता है वो आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है किसी भी लिक्विड का, वही उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। यानी कि किसी भी सब्सटेंस का जो सब्सटेंस जिस पॉइंट पे मेल्ट होता है उसी पॉइंट पे वो फ्रीज भी होता है। अगर वो लिक्विड स्टेट में है तो उसी टेम्परेचर पे फ्रीज भी होता है, अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो सेम टेम्परेचर पे, उसी टेम्परेचर पे क्या होता है? मेल्ट भी होता है। जैसे कि आपको पता है अगर मैं पूछूं आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है तो आपका आंसर होगा 0 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यू विल से 0 डिग्री सेल्सियस। अब आपके पास यहां पे आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि आपको पता है आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस है। जनरली सब सब्सटेंसेस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वही फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है। तो अगर दोनों सेम है और अगर ये सब्सटेंस आइस या वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो कौन सी स्टेट में रहेगा? आइस
यानी कि सॉलिड स्टेट में रहेगा या फिर वाटर यानी कि लिक्विड स्टेट में रहेगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस में जैसे कि मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस फ्रीज हो जाती है, आइस लिक्विड हो जाती है यानी कि मेल्ट होकर लिक्विफाई हो जाती है, और उसी तरीके से 0 डिग्री सेल्सियस पे ही जो लिक्विड है वाटर जो है वो फ्रीज होके आइस बन जाती है। तो आपके लिए क्वेश्चन यही है कि 0 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है तो वहां पे ये सब्सटेंस जो है जिसको आप वाटर या आइस कह रहे हो वो कौन सी फॉर्म में होगा, सॉलिड स्टेट में होगा या लिक्विड स्टेट में होगा। तो शायद आपको काफी डिफिकल्ट लगे कि आइस हो सकता है या वाटर हो सकता है, क्योंकि वाटर अगर होगा तो आइस बन जाएगा मेल्ट होके, और अगर आइस होगा तो मेल्ट होके वाटर बन जाएगा। तो फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा क्या? तो यहाँ पे फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है और वो है लेटेंट हीट, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले थोड़ा और फेज चेंज की हम बात करते हैं कि लिक्विड के लिए अगर हम लिक्विड को कन्वर्ट करें गैसियस स्टेट में, तो आपको पता है लिक्विड का आप टेम्परेचर बढ़ाते गए और एक टाइम ऐसा आएगा कि लिक्विड जो है वो गैस बन जाएगा। जैसे वाटर का आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वाटर वेपर बन जाएगा। तो उस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं? उस फिनोमिनन को हम कहते हैं वेपोराइजेशन। क्या कहते हैं? वेपोराइजेशन। और अगर यहां पे जिस टेम्परेचर पे जो लिक्विड है वो बॉइल होके वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो वेपराइजेशन या बॉइलिंग दोनों सेम चीज हुई, उसको हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, अगर हम रिवर्स प्रोसेस करें, रिवर्स प्रोसेस यानी कि गैस को, इस वाटर वेपर को कूल करें और कूल करके इसको लिक्विड में कन्वर्ट करें, तो जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को, पहले तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या है? उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। ध्यान रखिए, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। क्या प्रोसेस कहते हैं इसको? कंडेंसेशन। तो गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, या उसको आप कंडेंसेशन टेम्परेचर या कंडेंसेशन पॉइंट भी कह सकते हो। यानी कि जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉइल होके वेपर बनाता है यानी कि गैस बनाता है, उसी टेम्परेचर पे जो वेपर है वो लिक्विड बना देती है बाय लूजिंग हीट। कूल होके वो वापस लिक्विड बना देती है। तो वेपर कूल होके उस टेम्परेचर पे लिक्विड बना रही है, और अगर लिक्विड होगा तो वो क्या करेगा? वो हीट अप होके, टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं उसका उस टेम्परेचर पे, और वो क्या बनेगा? वो एक गैस स्टेट में आ जाएगा, गैसेस स्टेट में आ जाएगा। तो लिक्विड गैसियस स्टेट में आ जाता है और गैसेस जो होते हैं वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। किस पे? बॉइलिंग पॉइंट पे या फिर कंडेंसेशन पॉइंट पे। तो अब यहां पे भी सेम क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर वाटर की हम बात करें तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आप ये कह सकते हो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड स्टेट से सॉलिड वेपराइजेशन, वेपर फेज में स्टेट में या गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर मैं रिवर्स प्रोसेस करूं कि अगर मैं वाटर वेपर को कूल करूं तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड वाटर में। तो यहां पे अगेन आपके पास क्वेश्चन सेम आता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो ये वाटर है वो लिक्विड स्टेट में रहेगा या वाटर वेपर बन के गैसेस स्टेट में आ जाएगा। तो यहां पे जैसे कि मैंने अभी बताया था सेम क्वेश्चन है जैसे कि मैंने पिछली बार आपको पूछा था किसके लिए? आइस और वाटर के बीच में, कि 0 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि आपने कहा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है वो मेल्ट हो जाती है, वाटर बन जाता है, या फिर अगर उल्टा करें हम तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आइस बन जाती है सॉलिडिफाई होके, फ्रीज होके। उसी तरीके से अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को लेके जाएं, जिसको आप बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हो वाटर का, तो उस पे क्या होता है? वाटर जो होता है वो वेपराइज होके गैसेस स्टेट में आ जाता है, या फिर हम वाटर वेपर को जो कि गैसेस स्टेट में है उसको कूल करें तो कूल करते करते 100 डिग्री सेल्सियस पे किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड रहेगा या फिर ये कन्वर्ट होके गैस बन जाएगा? क्या रहेगा? लिक्विड स्टेट में रहेगा या फिर गैसेस स्टेट में रहेगा वाटर? आपको ये समझना है। तो ये समझ में नहीं आएगा आपके जब तक आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म नहीं पता हो। तो ये वेपराइजेशन और बॉइलिंग, ये टर्म हमने समझ ली कि वेपराइजेशन क्या है? दैट इज द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैसेस स्टेट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, और यू कैन से एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वही कांस्टेंट टेम्परेचर होता है जिसपे कोई भी लिक्विड कन्वर्ट होकर गैसेस स्टेट में चला जाता है। और दूसरा मैंने क्या बताया आपको? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट कौन सा टेम्परेचर होता है? जिसमें कोई भी सॉलिड कन्वर्ट होके या फिर
लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैंने एक चीज बताई आपको कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जनरली लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा कि हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब भी हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो हीट करते करते वो क्या करता है, अपना टेम्परेचर बढ़ाता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। अगर हम उसको हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। उसी तरीके से अगर वो हीट लूज करेगा तो उसका टेम्परेचर कम होते जाता है। लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं कि अगर आप बॉडी को हीट करोगे तो जब वो फेज चेंज करता है, ध्यान रखिए, अगर कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो ये होता है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, जिसको आप क्या कहते हो, उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हो। और अगर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट कहते हो। दोनों एक्चुअली सेम टेम्परेचर होते हैं। तो यहां पर क्या होता है, कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। तो फेज चेंज करते हुए, जैसे आपने बॉडी को हीट किया, जैसे आइस का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपने उसको हीट किया, हीट करते गए आप उसको, और हीट करते करते जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगी, मान लेते हैं -40 डिग्री सेल्सियस पे आइस थे, आप हीट करते गए 0 डिग्री सेल्सियस तक लेके आ गए, 0 डिग्री सेल्सियस पे आपने और हीट किया उसको, तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा तब तक जब तक वो लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए। और जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद और हीट करोगे तब जाके वो उसका टेम्परेचर बढ़ाएगा। वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 1 2 3 4 ऐसे आता जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, आपने एक चीज नोटिस करनी है यहाँ पे कि कभी भी कोई भी बॉडी जब फेज चेंज करती है उस समय वो हीट तो एब्जॉर्ब कर रही है लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही है। और इसीलिए एक टर्म आती है जो हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं, दैट इज लेटेंट हीट। क्या टर्म यूज करते हैं, लेटेंट हीट। तो बेसिकली व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ अ सब्सटेंस, द लेटेंट हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और लॉस्ट बाय सब्सटेंस ड्यूरिंग फेज चेंज एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कभी भी कोई भी बॉडी किसी भी टेम्परेचर पे, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, जनरली मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट पे या फिर बॉइलिंग पॉइंट या कंडेंसेशन पॉइंट पे अपना क्या करती है, फेज चेंज करती है। और उस फेज को चेंज करते हुए जितनी वो हीट लूज करती है या फिर जितनी वो हीट गेन करती है उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट जो टर्म है उसका मतलब ही क्या है, उसका मतलब होता है हिडन, जो कि आपको देख के पता नहीं चलता है कि वाटर का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस है, आइस का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन आइस ने कुछ हीट एब्जॉर्ब की और तब जाके वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा। तो आप टेम्परेचर को देख के तो आपको लगेगा नहीं कि इसने क्या की, हीट एब्जॉर्ब की, लेकिन उसने हीट एब्जॉर्ब की है, इसीलिए उसका नाम क्या है, लेटेंट हीट है। तो उसी तरीके से उल्टा कर देते हैं हम कि आइस में कन्वर्ट हो गई, जो वाटर है, वाटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे है और उसने हीट लूज करना शुरू कर दिया, तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन उसका टेम्परेचर पहले 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर टेम्परेचर तो सेम रहा, आपको तो लगा कि टेम्परेचर तो अभी भी सेम है, लेकिन वाटर ने हीट लूज कर ली है, तो ये क्या है, लेटेंट हीट है। तो आपको यही चीज समझनी है कि लेटेंट हीट क्या होती है। इसी तरीके से यही चीज वेपराइजेशन में भी होता है कि वाटर है, 100 डिग्री सेल्सियस तक आपने बॉईल किया और 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वो हीट एब्जॉर्ब करता रहता है और वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि गैसेस स्टेट में चला जाता है, लेकिन उसका टेम्परेचर उस समय 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो ये काम हीट एब्जॉर्ब करते करते जो वाटर होता है हीट एब्जॉर्ब करता है और वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उसका टेम्परेचर वहां पे बढ़ नहीं रहा है। तो ये क्या है, ये कहलाता है लेटेंट हीट। तो यहां पे दो टर्म्स यूज करते हैं हम। कौन कौन सी टर्म, ध्यान रखिए, दो टर्म्स यूज करते हैं। पहली टर्म होती है आपके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरी टर्म होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो आपको मैंने एक टर्म बताई कि यहां पे लेटेंट हीट होती क्या है, लेटेंट हीट वो अमाउंट ऑफ हीट होती है जो भी कोई भी बॉडी किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे अपना फेज चेंज करने में यूज करती है, मींस एब्जॉर्ब करती है या फिर लूज करते हैं। उस हीट को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। अब फेज चेंज क्या हो सकता है, सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड से गैस। वैसे गैस, सॉलिड से गैसेस में भी एक फेज चेंज होता है, सॉलिड से गैस, सॉलिड टू गैस भी एक फेज चेंज होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, जिस प्रोसेस को आप कहते हो सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन के बारे में हमको पढ़ना नहीं है फिलहाल, हमको इन दो टर्म्स के बारे में पढ़ना है। तो सॉलिड टू लिक्विड या फिर लिक्विड टू सॉलिड या फिर गैस टू लिक्विड या फिर लिक्विड टू गैस, ये हमको पढ़ना है। तो पहली टर्म आती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग
चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ध्यान रखिए, कोई भी सॉलिड होता है, ध्यान रखिए, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जितनी हीट एब्सॉर्ब करता है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यानी एक एग्जांपल देता हूं, आइस हमारे पास है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो अपने मेल्टिंग पॉइंट यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस क्या करेगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। और वो कब होगी, जब वो हीट एब्सॉर्ब करेगी। तो कितना वो हीट एब्सॉर्ब करेगी, जब वो आइस से वाटर में कन्वर्ट होगी एट सेम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो उस हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसी तरीके से दूसरी टर्म आती है आपके पास, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन का मतलब क्या हुआ, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या हुआ कि द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय अ लिक्विड टू चेंज इनटू गैसियस फेज ड्यूरिंग, और यू कैन से एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो कोई भी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे है, और अपने बॉइलिंग पॉइंट पे, जैसे वाटर का एग्जांपल हम लेते हैं, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे, और 100 डिग्री सेल्सियस पे ही इस वाटर को गैसेस स्टेट में आने पे, यानी कि वाटर वेपर में कन्वर्ट होने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होगी, जितनी अमाउंट ऑफ हीट ये एब्सॉर्ब करेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, उस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है। अब मान लेते हैं कि कुछ अमाउंट ऑफ हीट ये बॉडीज एब्सॉर्ब करते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि यहां पे खास बात क्या हो रही है कि बॉडी हीट तो एब्सॉर्ब कर रही है, लूज कर रही है, करेक्ट, लेकिन यहां पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो फेज चेंज करते हुए बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, हालांकि वो हीट एब्सॉर्ब करती रहती है या फिर हीट लूज करती रहती है, लेकिन उसका टेम्परेचर कभी भी फेज चेंज करते हुए यूज नहीं हो रहा है। और आप ये पूछोगे कि फिर वो हीट जाती कहां है जब टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है या फिर कम नहीं हो रहा है, तो वो हीट यूज हो रही है टू चेंज इट्स फेज। ध्यान रखिए, फेज चेंज करने में वो हीट यूज हो रही है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या चीज होती है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या चीज होती है। अब मान लेते हैं कि किसी भी बॉडी की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, दोनों सेम ही होते हैं, वो हीट है लेटेंट हीट क्यू है, करेक्ट। तो अब एक टर्म आती है हमारे पास, इसमें टर्म जुड़ जाती है स्पेसिफिक। तो हमारे पास जो टर्म आती है वो आती है स्पेसिफिक, इसको हम क्यू से डिनोट कर सकते हैं। यहां पे इसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं, क्यू से। तो एक टर्म आती है हमारे पास, इन्हीं के आगे एक टर्म जोड़ देते हैं हम, दैट इज स्पेसिफिक लेटेंट हीट। क्या जोड़ देते हैं हम लोग, स्पेसिफिक लेटेंट हीट। अब स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी हो सकती है वो, या फिर स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी हो सकती है। तो जहां पे ध्यान रखिए कि जहां पे भी टर्म स्पेसिफिक जुड़ जाता है ना, तो जहां पे भी टर्म स्पेसिफिक आपको दिखेगा वो होता है पर यूनिट मास के लिए, यानी कि 1 kg के लिए। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ध्यान रखिए अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, तो व्हाट इज स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड बाय 1 kg ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में कन्वर्ट होने पे, इसके मेल्टिंग पॉइंट पे, तो किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को अपने मेल्टिंग पॉइंट पे लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए, और उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 1 kg। ये चीज ध्यान रखिए, 1 kg सॉलिड सब्सटेंस को अपने मेल्टिंग पॉइंट पे लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और उसी तरीके से देखिए डेफिनेशन थोड़ा अलग है, बाकी टर्म हम सेम तरीके से यूज करते हैं। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या हो जाएगी, द अमाउंट ऑफ हीट absorbed by 1 kg of a liquid to convert into gaseous phase at its boiling point। तो किसी भी लिक्विड को अपने बॉइलिंग पॉइंट पे, ध्यान रखिए बॉइलिंग पॉइंट जैसे वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे गैसेस स्टेट में चेंज करने के लिए अगर उसका मास 1 kg है, तो 1 kg लिक्विड को अपने बॉइलिंग पॉइंट पे किस में कन्वर्ट होने के लिए, अपने फेज को चेंज करने के लिए, यानी कि लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है 1 kg लिक्विड को, उसी अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और इसको हम डिनोट करते हैं एल से। किस चीज से डिनोट करते हैं, एल से। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम किस चीज से डिनोट करेंगे, क्यू से। तो मान लेते हैं कि अगर
1 kg सब्सटेंस को L हीट चाहिए, करेक्ट, 1 kg सब्सटेंस को, क्योंकि L क्या है, L स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। मतलब क्या हुआ, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब हुआ कि 1 kg सब्सटेंस को कितनी हीट चाहिए, तो कितनी चाहिए, वो चाहिए L, L से हम उसको डिनोट कर रहे हैं। अच्छा, अगर मेरे पास m kg सब्सटेंस है तो उसको किस पे, अपने बॉइलिंग पॉइंट पे या फिर अपने मेल्टिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें या वेपराइजेशन की बात करें, फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है, बस L जहां पे वेपराइजेशन हो रहा होगा L क्या होगा, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, या फिर जहां पे कंडेंसेशन हो रहा है बात एक ही है, और जहां पर क्या हो रहा होगा, जहां पे मेल्टिंग हो रही है या फिर फ्रीजिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, मेल्टिंग या फिर फ्रीजिंग का प्रोसेस हो रहा है, वहां पे हम क्या टर्म यूज करेंगे, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या वेपराइजेशन की हम बात कर रहे हैं। तो अगर 1 kg सब्सटेंस के लिए वो हीट की रिक्वायरमेंट L है, तो m kg सब्सटेंस के लिए क्या होना चाहिए, m kg सब्सटेंस के लिए हीट कितनी चाहिए, 1 kg के लिए L है, तो m kg के लिए क्या हो जाएगी, m into L। तो Q इज इक्वल टू जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी कितनी हो जाएगी, अगर m मास है, m क्या है यहाँ पे, वेयर m इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस, करेक्ट। तो यहां पे L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू Q बाय M। Q क्या है, हीट, जितनी एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि लेटेंट हीट, जितनी वो बॉडी हीट एब्जॉर्ब या लूज करेगी, और M क्या है, उस बॉडी का मास है। तो अगर मैं यूनिट की बात करूं तो L, Q आपको पता है Q की यूनिट क्या है, जूल, और मास की यूनिट क्या है, kg। तो लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट की जो यूनिट हो जाएगी दैट इज जूल पर kg। ध्यान रखिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक लेटेंट हीट, दैट इज जूल पर kg। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो, उनकी यूनिट क्या होती है, जूल पर kg। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि आइस से अगर ये वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, या उस हीट को हम क्या कहते हैं, उस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और अगर उल्टा हो रहा है, यानी कि वाटर से आइस में कन्वर्ट हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट पे, तो उस समय क्या करेगा, उतनी हीट को उसको लूज करनी पड़ेगी, तो वो भी क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। बस अंतर क्या है कि आइस से वाटर में कन्वर्ट होने के लिए वो एब्जॉर्ब करेगा, और वाटर से आइस में कन्वर्ट होने के लिए वो लूज करेगा। उसी तरीके से वेपराइजेशन हो या कंडेंसेशन हो, तो अगर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है वो, तो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने के लिए जितनी हीट वो एब्जॉर्ब करेगा, उस हीट को उस समय क्या कहते हैं हम लोग, उस हीट को हम कहते हैं स्पेसिफिक लेटेंट। अगर 1 kg है तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, या फिर मास उसका कुछ और है तो जस्ट लेटेंट हीट वर्ड यूज कर लेंगे हम उसके लिए। तो यहां पर अगर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम उस समय क्या करेगा, उतनी हीट एब्जॉर्ब करेगा, और अगर वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उतनी ही हीट वो लूज करेगा, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को वो लूज करेगा। तो आई होप कि आपको इतनी चीज समझ में आ गई होंगी। तो ये सारी टर्म्स आपको समझ में आ गई होंगी कि वेपराइजेशन, बॉइलिंग, मेल्टिंग, फ्यूजन, ये सारी चीजें क्या होती हैं। और अब हम एक चीज की बात करते हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ इंप्यूरिटीज और प्रेशर। जनरली मेल्टिंग पॉइंट पे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ इफेक्ट होता है, किस चीज का, इफेक्ट ऑफ इंप्यूरिटीज। तो इंप्यूरिटीज को ऐड करने से क्या फर्क पड़ता है मेल्टिंग पॉइंट पे, ऑन मेल्टिंग पॉइंट, ऑन एमपी से डिनोट कर रहा हूं, एमपी मींस मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट पे इंप्यूरिटीज ऐड करने से क्या फर्क पड़ जाता है, इंप्यूरिटीज से क्या फर्क पड़ जाता है। तो यहां पे एक ध्यान रखिए, इंप्यूरिटीज अगर आप ना ऐड करोगे ना, तो इससे मेल्टिंग पॉइंट जो होगा ना सब्सटेंस का, वो ड्रॉप हो जाएगा। जैसे वाटर का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना, वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, करेक्ट, मींस आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर मैं इंप्यूरिटीज ऐड करूं, जैसे मैं वाटर में सॉल्ट ऐड कर दूं, सॉल्ट मिक्स कर दूं, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा 0 से कम हो जाएगा, -1 या -2, -3 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। तो ध्यान रखिए, तब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज नहीं होगा, वो किस पे फ्रीज होगा, फिर जितना उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा नेगेटिव में, -2, -3 वगैरह उस टेम्परेचर पे वो चला जाएगा। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। और दूसरा इफेक्ट ऑफ इंप्यूरिटीज तो हमने बात कर ली, और दूसरी टर्म आती है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो जनरली आपको पता है कि प्रेशर क्या करता है। अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूं तो प्रेशर इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा, जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज आ जाते हैं, जनरली पार्टिकल्स क्लोज आ जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है, ज्यादातर लिक्विड्स में क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि जब वो सॉलिड होता है तो पार्टिकल्स ज्यादा क्लोज रहते हैं, लिक्विड में आने के लिए पार्टिकल्स दूर चले जाते हैं। अब अगर आप प्रेशर बढ़ा दिया आपने, तो
आपने प्रेशर बढ़ाया तो आप हीट अगर उसको कर रहे हो तो पार्टिकल्स दूर जाते हैं, लेकिन क्योंकि आपने प्रेशर बढ़ाया हुआ है तो प्रेशर बढ़ाने से पार्टिकल्स दूर जाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन आपने जो प्रेशर बढ़ाया उसकी वजह से पार्टिकल्स इतना इजीली दूर नहीं जा पाएंगे और इसकी वजह से सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। लेकिन ये वाटर के केस में ना उल्टा हो जाता है। वाटर के केस में उल्टा क्यों हो जाता है? क्योंकि वाटर का एनोमलस बिहेवियर आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि वाटर जो होता है ना वो सॉलिडिफाई यानी कि आइस में कन्वर्ट होने पे कंप्रेस नहीं होता है, वो एक्सपैंड होता है। यानी आइस को अगर आप मेल्ट करोगे तो वो श्रिंक होती है ना कि एक्सपैंड होती है। और इस वजह से क्या होता है कि अगर आप आइस पे प्रेशर अप्लाई करोगे तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा ना वो क्या होगा, वो बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखना, आइस का फ्रीजिंग पॉइंट या वाटर का मेल्टिंग पॉइंट उल्टा बिहेव करेगा, क्योंकि ये क्या करता है, इसको अगर आप कंप्रेस करोगे तो पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे यानी कि वो श्रिंक हो जाएगा। और वाटर जो होता है, वाटर का क्योंकि वॉल्यूम कम होता है एज कंपेयर टू आइस, ये एनोमलस बिहेवियर की ही वजह से होता है। ज्यादातर सॉलिड्स में क्या होता है, लिक्विड्स का वॉल्यूम ज्यादा होता है, लिक्विड बनने पे वो क्या होते हैं, एक्सपैंड होते हैं। वाटर ही एक ऐसा है कि जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने पे कंप्रेस होता है, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है और क्योंकि आपने कंप्रेस कर दिया तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा बढ़ने की वजह। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटीज और प्रेशर क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट पे। तो ये आपके ये दो टॉपिक्स थे। नाउ अब हम बात करते हैं कि कंसिक्वेंसेस ऑफ हाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी कि 1 kg आइस को कन्वर्ट करने के लिए, किस में कन्वर्ट करने के लिए, लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको कितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है? सो दैट इज अबाउट 360 या इतना जूल पर केजी, यानी कि 1 kg जो सब्सटेंस है या 1 kg आइस जो है उसको आपको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए इतनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हो दैट इज 3,60,000 जूल। कितनी है ये? 3,60,000 जूल। और वहीं अगर मैं दूसरी बात करूं कि अगर हमको वाटर का टेम्परेचर 1 kg वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो उसके लिए जो हीट चाहिए होती है 42,000 जूल चाहिए होती है। लेकिन 1 kg आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हम तो टेम्परेचर बढ़ा भी नहीं रहे, यहाँ पे केवल और केवल आइस से लिक्विड कन्वर्ट कर रहे हैं, टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं बढ़ा रहे हैं, फिर भी आपको 3,60,000 जूल हीट चाहिए होगी। तो लगभग अगर आप चेक करोगे तो इतनी हीट से, तो 3,60,000 जूल हीट से तो 1 kg के वाटर का टेम्परेचर आप लगभग अप्रोक्सीमेटली 80 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा सकते हो। यानी क्या मतलब हुआ इसका कि 1 kg आइस से आपको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, इसको लिक्विड वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट चाहिए होती है ना, उतनी ही हीट से आप 0 डिग्री सेल्सियस वाटर को 80 डिग्री सेल्सियस वाटर तक लेके जा सकते हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि जस्ट आइस को वाटर में कन्वर्ट होने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है। और यही नहीं, कंसिक्वेंसेस देखते हैं इसके। तो कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखने, केवल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, या फिर हम बात करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन की अगर हम बात करें, वेपराइजेशन की भी ऑफ वाटर, अगर हम इसकी भी बात करें तो देखिए आपने कुछ कॉन्सिक्वेंसेस देखे होंगे, जैसे कि आप किसी सब्सटेंस को आइस से कूल करते हो या फिर वाटर से कोल्ड करते हो, वाटर से कूल करते हो, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि आइस से कूल करना ज्यादा इफेक्टिव होता है। आइस से कूल करने पे ज्यादा कूल होता है, जल्दी कूल होता है, वजह इसके कि आप उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है उससे कूल करो। इसका रीजन क्या है? क्योंकि आइस को 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आने के लिए, वाटर में कन्वर्ट होने के लिए इतनी ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उतनी सारी वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है और इसकी वजह से आसपास की चीजों को या अपने सराउंडिंग्स को या जिस भी चीज को आप कूल कर रहे हो उसको ज्यादा ही कूल कर देता है। लेकिन वाटर तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही है ऑलरेडी, और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है तो उसको तो इतनी हीट एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं है, उसके पास ऑलरेडी हीट है, तो वाटर जल्दी गर्म हो जाएगा एज कंपेयर टू आइस। दूसरा आपने देखा होगा, एक एग्जांपल देता हूं आपको, कि जब भी स्नोफॉल होता है तो स्नोफॉल के टाइम पे जो टेम्परेचर होता है वो उतना ज्यादा कम नहीं होता या आपको उतना ठंडा नहीं लगता है
जितना स्नोफॉल के बाद होता है। और उसका रीजन क्या है कि जब वो स्नो मेल्ट होती है ना, तो स्नो मेल्ट होके क्या करती है, मेल्ट होने के लिए उसको चाहिए होती है बहुत ज्यादा हीट, और वो कहाँ से एब्जॉर्ब करती है, आपके सराउंडिंग से। और आपके सराउंडिंग से क्योंकि इतनी ज्यादा हीट चाहिए होती है, इतनी ज्यादा हीट आपके सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर लेती है और आपके सराउंडिंग्स को बहुत ज्यादा ठंडा कर देती है। और यही रीजन है कि स्नोफॉल के बाद आपको बहुत ज्यादा ठंडा लगता है। उसके अलावा और भी आपको एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे कि आइस जो होती है ना, आइस को हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जैसे आप ड्रिंक्स में यूज करते हो कूल करने के लिए। कोल्ड वाटर आप यूज नहीं करते हो, आइस क्यों यूज करते हो, सेम वही रीजन है, क्योंकि ये ज्यादा कूल करता है। थोड़ा सा एक छोटा सा पीस लिया आपने आइस का, उतना बहुत ज्यादा कूल कर देगा, जबकि उतना क्या नहीं कर पाएगा, कौन नहीं उतना कूल कर पाएगा, जो लिक्विड वाटर होता है वो इतना कूल नहीं कर पाता है किसी भी सब्सटेंस को। उसी तरीके से एक और चीज आपको मैं बता देता हूं, जैसे अगर हम बात करें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की, तो आपने देखा होगा कि स्टीम जो होती है, स्टीम तो गैसेस स्टेट में होती है और जो बॉइलिंग वाटर होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे है, उससे अगर आप उसको टच कर लो, उसके कांटेक्ट में आ जाओ, तो उससे उतना नहीं जलता है जिससे जितना ज्यादा स्टीम से जलता है। और उसका रीजन क्या है, यही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि वाटर जो बॉइलिंग वाटर है ना, उसने और ज्यादा हीट एब्जॉर्ब की और तब जाके वो स्टीम में कन्वर्ट हुआ है। भले ही टेम्परेचर दोनों का सेम है, लेकिन हीट जो है ना वो स्टीम के पास ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इसके कंसीक्वेंसेस क्या क्या हैं। और अब मैं आपको ग्राफिकली समझाता हूं कि कैसे ये प्रोसेस काम करता है। चलिए पहले हम ग्राफ बनाते हैं, किस किस चीज के बीच में हम बनाते हैं ग्राफ, टाइम और टेम्परेचर के बीच में। वैसे आपकी बुक में अलग अलग ग्राफ्स बने होंगे, मैं आपको एक ही ग्राफ से समझा देता हूं कि कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि आप यहां पे हम टेम्परेचर, मैं इधर टेम्परेचर को लिख रहा हूं और यहां पे टाइम लिख रहा हूं, टाइम और टेम्परेचर को। तो अगर आप किसी कांस्टेंट रेट से ना किसी बॉडी को, किसी सब्सटेंस को ना हीट करते जा रहे हो, तो उस बॉडी का टेम्परेचर, आपने पढ़ा है ना, उस सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। मान लेते हो सब्सटेंस है सॉलिड स्टेट में, अब जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, उसका मींस उसको हीट किया, ध्यान रखिए यहां पे हम हीट कर रहे हैं बॉडी को, हीटिंग एट कांस्टेंट रेट, एट कांस्टेंट रेट, यानी कि कांस्टेंट अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते जा रहे हैं पर यूनिट टाइम लगातार। तो कांस्टेंट पावर उसको देने जा रहे हैं हम उसको, तो कांस्टेंट रेट से आप उसको हीट करते जा रहे हो, तो कांस्टेंट रेट से उसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। लेकिन एक टेम्परेचर आएगा जहां पे उसका टेम्परेचर बढ़ना रुक जाएगा और आप हीट सप्लाई करते जाओगे, टाइम निकलता जा रहा है ना, लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। और फिर यहां पे वो आप क्या देखोगे कि वो जो सॉलिड सब्सटेंस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हुए जा रहा है। तो यहां तक, कहां तक, यहां तक, इस टाइम तक वो सब्सटेंस केवल क्या था, सॉलिड था। अब क्या हो रहा है, वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा ना, उसका टेम्परेचर वहां पे रुक जाएगा। तो यहां पे जो फेज मिलेगा आपको, वहां पे मिलेगा सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों का। अब फर्दर और हीट करते हैं, यहां पे वो कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, और अब कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो उसका फिर से क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो फिर से उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यहां पे ये क्या है, लिक्विड है। और फिर एक टाइम आता है कि उसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते फिर एक टाइम फिक्स हो जाता है और वो रुक जाता है एक कांस्टेंट गिवन टेम्परेचर पे। और यहां पे आपको दिखेगा कि ये लिक्विड जो है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जब ये पूरी तरीके से गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा तो फिर उसका टेम्परेचर, गैस का टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब आपकी बुक में ना दो आधे आधे ग्राफ होंगे, एक ये इतना, ये इतना, तो दो अलग अलग ग्राफ्स होंगे आपकी बुक में, लेकिन मैंने पूरा एक में ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखिए यहां पे क्या बन गया, वो गैस बन गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई इस ग्राफ से मुझे टेम्परेचर का कैसे पता चलेगा, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है। देखिए यहां पे आपको पता चल गया सॉलिड है और यहां पे आपको पता चल गया लिक्विड है। और मैंने आपको बताया था कि सॉलिड से, यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड दोनों फेज मिल रहे हैं, यानी कि सॉलिड से लिक्विड पे जिस टेम्परेचर पे चेंज हो रहा है वहां पे देखिए कांस्टेंट टेम्परेचर है, टाइम बढ़ते जा रहा है, यानी कि बॉडी हीट तो एब्जॉर्ब करते जा रही है, लेकिन उसका टेम्परेचर देखिए कांस्टेंट है, टाइम के साथ साथ टाइम बढ़ते जा रहा है, लेकिन उसका टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो ये जो टेम्परेचर होगा ये वाला, ये क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा इसका मेल्टिंग पॉइंट। ये क्या हो जाएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। ध्यान रखिए ये होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट। इधर हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं और फिर मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, फिर टाइम आया, टेम्परेचर रुक गया और वो लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। तो ये टेम्परेचर कौन सा हो गया, ये हो जाएगा इसका
बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कैसे देखोगे ग्राफ से? बहुत इजीली देख सकते हो कि भाई आपको दिख रहा है कि टेम्परेचर जहां पे बढ़ नहीं रहा है लेकिन केवल फेज चेंज हो रहा है, तो वो कौन सा टेम्परेचर हो गया? वो डिपेंड करता है कि कौन से फेज में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब सॉलिड टू लिक्विड में हो रहा है या फिर लिक्विड टू गैस में हो रहा है। अच्छा, यहीं पे अगर हम उल्टा करें, यानी कि हीट की बजाय कूल करते जाएं, उससे हीट रिमूव करते जाएं, उसको ठंडा करते जाएं, कूल करते जाएं किसी भी सब्सटेंस को, तो ग्राफ उल्टा बन जाएगा। किसके बीच में? टाइम और टेम्परेचर के बीच में। तो यहां पे हीटिंग की जगह अगर मैं कूलिंग करूं, यहां पे ही बना देता हूं, हीटिंग की जगह पे मैं अगर कूलिंग करूं तो देखिए सेम ग्राफ बनेगा। यहां पे कूलिंग एट, हीटिंग की जगह मैं क्या कर रहा हूं? कूलिंग कर रहा हूं एट कांस्टेंट रेट। तो देखिए होगा क्या कि शुरू में उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहेगा, गैस है मान लेते हैं, तो गैस है, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। करेक्ट, इधर टेम्परेचर है, इधर टाइम है, इधर टाइम है, नीचे में टाइम बना रहा हूं, इधर टाइम हो गया। अब क्या होगा? वो गैस, एक टाइम आएगा जब वो अपने कंडेंसेशन पॉइंट पे पहुंच जाएगा, जिसको आप बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हो, तो उस समय वो गैस किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी? वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो यहां पे मैं टेम्परेचर लिख रहा हूं, तो ये वाला जो टेम्परेचर है ये क्या हो गया? इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। करेक्ट। और ठंडा किया मैंने उसको, हीटिंग की जगह पे यहां पे मैं कूलिंग कर रहा हूं। ध्यान रखिए यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? कूलिंग कर रहा हूं, कूलिंग एट कांस्टेंट रेट। करेक्ट। तो ये यहां पे आपको, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट है, तो यहां पे आपको गैस प्लस लिक्विड दोनों मिल जाएंगे। और अब इसके फर्दर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है फर्दर, और लिक्विड में कन्वर्ट होते जाएगा। तो टाइम के साथ साथ देख रहे हो इसका टेम्परेचर ड्रॉप होते जा रहा है, लेकिन एक टाइम आएगा जब इसका टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन रह जाएगा। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा? यहां पे दोनों चीजें मिल जाएंगे, लिक्विड प्लस सॉलिड मिल जाएगा, सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा। और जब सॉलिड हो जाएगा पूरी तरीके से, फिर इसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। तो इसका मतलब जिस टेम्परेचर पे सॉलिडिफाई हो रहा है, ये क्या है इसका? ये क्या हो गया? इसका मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर कूल कर रहे हो तो देखिए टेम्परेचर उल्टा, ग्राफ ऐसे बन जाएगा, और अगर आप हीट कर रहे हो तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा। अच्छा, अब ये जो स्लोप दिख रहा है ना आपको, ये स्लोप उतना ज्यादा होगा जितना हाई रेट होगा, जितनी ज्यादा आप इसको हीट सप्लाई कर रहे हो। अगर आप टेम्परेचर और टाइम के बीच में बना रहे हो तो ये ग्राफ जो होगा, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा ना, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कि रेट ऑफ हीटिंग या रेट ऑफ कूलिंग को इंडिकेट कर रहा है। अब जनरली अगर ये ग्राफ जो है, ये मैं टेम्परेचर और टाइम के बीच में ना बना के टेम्परेचर और हीट के बीच में ग्राफ बनाऊं, कि जितनी ज्यादा आप हीट उसको देते गए, हीट सप्लाई करते गए, तो यहां पर जो हीट बाय टाइम, जो टेम्परेचर बाय हीट जो रेशियो होगा, टेम्परेचर बाय हीट जो रेशियो होगा, तो आपको पता है Q बाई डेल्टा टी, Q बाई चेंज इन टेम्परेचर, ये क्या होता है? इसको हम कहते हैं, आपने पढ़ा होगा, इसको हम क्या कहते थे? इसको हम कहते थे हीट कैपेसिटी। क्या कहते थे? हीट कैपेसिटी। लेकिन मैं बात कर रहा हूं हीट बाय टेम्परेचर का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा फिर? क्योंकि ये तो हीट कैपेसिटी होता है, तो दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ हीट कैपेसिटी। तो अगर आपके पास टेम्परेचर और टाइम की जगह टेम्परेचर और हीट का ग्राफ दिया होगा, तो किसको इंडिकेट करता है? दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ हीट कैपेसिटी को ये इंडिकेट करता है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ये ग्राफ समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ग्राफ बनता है। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में, इस लेक्चर में, तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।